नमस्कार दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त भागलपुर से विशाखापट्टनम आने वाले थे। तो जैसे ही मुझे ये ट्रेन की दुर्घटना के बारे में मालूम चला तो मैंने सोचा कि अपने दोस्त की खबर ले लूं। तो उनको मैंने व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज भेजा। वो मैसेज भेजने से पहले भी मैं काफ़ी सोच विचार करने लगा कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। फिर भी करीबी दोस्त थे तो उनकी जानकारी लेना, उनकी खोज खबर लेना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे लाइफ में कुछ 2-3 ही दोस्त काफ़ी करीब हुए हैं। जैसे बचपन में शंकर का नाम मैं ले सकता हूँ, फिर किशोरावस्था में प्रमोद जो जमशेदपुर में एक दोस्त बना, फिर नीलकमल थोड़ा सा दोस्त बना, और उसके बाद सर्विस पीरियड में रंजीत वर्मा, ये काफ़ी करीब दोस्त बने। तो ये रंजीत वर्मा जी ही आने वाले थे भागलपुर से विशाखापट्टनम। तो जैसे ही मैं दुर्घटना के बारे में सुना, क्योंकि मैं प्रतिदिन अखबार इतना पढ़ता नहीं हूँ, कुछ लोग जैसे सिंसियरली हर एक दिन सुबह में अखबार पढ़ेंगे, मेरी ऐसी कुछ आदत नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो खबरें हैं वो नेगेटिव खबर्स होती है। कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है। कुछ ही दिन पहले अभी एक लड़के ने, कुछ 20 साल उसकी उम्र है, साहिल कुछ नाम है, उसने 16 साल की अपनी गर्लफ्रेंड है या कैसी लड़की है, क्या रिलेशनशिप है, उसको कुछ 26 बार चाकू मार के या 20 बार चाकू मार के फिर उसके माथा पे पत्थर मार के उसका मर्डर कर दिया। उसके कुछ दिन पहले मतलब मेरा कहने का मतलब है, ज़्यादातर जो खबरें होती हैं वो इसी तरह की खबरें होती हैं कि क्या दुनिया में गलत हो रहा है, क्या हमारे समाज में गलत हो रहा है, क्या देश में गलत हो रहा है। तो ये सब खबरें सुबह सुबह पढ़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्रतिदिन मैं बहुत ही कभी कभी ही खबर पढ़ता हूँ, और ख़ासकर हेडलाइंस ही पढ़ के बाकी सब चीज़ को मैं डिटेल्स में जाता भी नहीं हूँ। तो चूँकि मेरे दोस्त आ रहे थे गांव से और मुझे जानकारी थी, क्योंकि वो 1 महीना पहले गए हुए थे, और मुझे बताए थे कि मैं इस महीने में मतलब मंडे को ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। तो मैं अनुमान लगाया कि अच्छा मेरे दोस्त अब गांव से चलने वाले हैं। तो जैसे ही ये दुर्घटना घटी, क्योंकि संभावना है कि चूँकि भागलपुर से विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो कोरोमंडल ट्रेन भी पकड़े हावड़ा से यहाँ आने के लिए। और इस ट्रेन से मैंने भी कई बार जर्नी किया हूँ। मैं जब अपना यहाँ विशाखापट्टनम में जो एग्ज़ाम देने आया हूँ या जो इंटरव्यू फेस किया था, ये सब कुछ मैं इसी ट्रेन से मैं किया हूँ। आना और जाना मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं कोरोमंडल ट्रेन ही मोस्टली पकड़ता था। तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ये कोरोमंडल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है, इसने कुछ एक मालगाड़ी से टक्कर मारी है, फिर उसके साथ ही एक जसवंतपुर ट्रेन जो आ रही थी उसी समय उससे भी टक्कर हो चुकी है, और करीब 300 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। तो मुझे अपने दोस्त की चिंता हुई और मैं उनको एक वॉइस मैसेज भेजा। मतलब वॉइस मैसेज भेजने से भी पहले मुझे काफ़ी शब्दों को चुनाव कर रहा था कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। मतलब क्योंकि हो सकता है मेरे दोस्त को मेरी बात कुछ बुरी ना लग जाए। फिर भी मैं, चूँकि करीबी दोस्त थे तो पूछना स्वाभाविक था, और मैंने उनको पूछा कि आप सीधे, मैंने देखिए किस तरीके से मैंने पूछा कि क्या आप विशाखापट्टनम पहुंच गए, ये मेरा वॉइस मैसेज था। तो बहुत देर तक वो तो मेरे रिप्लाई नहीं दिए, और मैं समझा कि हो सकता है वो ट्रेन में है अभी, और शायद कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता है, नेट का खासकर सिग्नल नहीं मिलता है, तो हो सकता है मेरा वॉइस मैसेज उनको नहीं मिला हो। तो करीब आधे घंटे के बाद उन्होंने उधर से वॉइस मैसेज ही भेजा कि नहीं सर, अभी तो मैं ट्रेन में हूँ और मैं सुरक्षित हूँ, और मैं उस रास्ते से नहीं आ रहा हूँ जिस रास्ते से ये एक्सीडेंट हुई है, बल्कि मैं किसी दूसरे ट्रेन से और किसी दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि मतलब वो मेरे इशारे को समझ गए कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, उनकी खैरियत पूछना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्त कि जब इस तरह की दुर्घटना घटती है तो एक दोस्त को, एक व्यक्ति को अपने दोस्त की खोज खबर लेने के लिए शब्दों को चुनाव करना पड़ता है कि क्या बोलें। लेकिन वहीं पर अब टीवी पर जाकर अब जब देखेंगे इस तरह की घटना को, जिस तरह से रिपोर्टर्स लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि भारत ने या दुनिया ने या पता नहीं क्रिकेट मैच में या ऐसा कुछ बहुत बड़ा उपलब्धि जैसे मिल गया हो, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल गया हो। इस तरह से चिल्लम चिल्ली करके चिल्लाते हैं कि देखिए
कोरोमंडल ने जसवंतपुर को टक्कर मार दी, मालगाड़ी को टक्कर मार दी, ये पटरी उखड़ गया, ये ट्रेन उस पर जम कर गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उनके पास तो ऐसा लगता है जैसे वो लोग इस तरह के शब्दों को, इस तरह के समाचार को बोलने का जैसे उन्होंने ट्रेनिंग लिया हो कि किस तरह से हम चिल्ला चिल्ला कर इस तरह की चीज़ों को, पता नहीं कौन सा एनर्जी ड्रिंक पी कर आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि खासकर रिपोर्टर्स लोग को कहना चाहता हूं कि कैसे आप इस तरह से चिलम चिली कर जाते हो जहां पर इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। दुर्घटना चाहे किसी के भी गलती के वजह से घटी हो, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, लेकिन आप किस तरह से ऐसे चिल्लाते कैसे हो यार। मैं अपने दोस्त की खबर लेने में हिचकिचाने लगा कि मैं क्या बोलूं, मैं उसको कैसे पूछूं कि आपकी खैरियत क्या है, आप कैसे हो, कहाँ हो। लेकिन चूंकि दोस्त है, मुझे चिंता हो रही है, तो उसको पूछना मेरे लिए ज़रूरी है, मैं बिना पूछे रह नहीं सकता हूँ। तो शब्दों का चुनाव करना मुश्किल है कि, और वॉइस का टोन, ये नहीं कि कैसे चिल्ला के बोलूँ, कैसे हो तुम, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। तो मध्यम आवाज़ में एक निराशा के साथ पूछ रहा हूँ कि यार पता नहीं इस दुर्घटना में आप नहीं भी हो तो हो सकता है उस ट्रैक पे आ रहे हो, तो ट्रैक पे आ रहे हो तो बीच में आपकी ट्रेन रुकी हुई है, वहाँ खाने पीने का दिक्कत हो सकता है, बहुत तरह की तकलीफ़ हो सकती है, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तकलीफ़ हो सकती है। और जो भी कल और परसों के दौरान जो भी ट्रेन चली हैं, मैं सुनता हूँ कि हमारे देश में कुछ 12,000 ट्रेन हैं, तो उसमें से जो भी इस ट्रैक पे 4-5 ट्रेनें चल रही होगी तो उसमें से बैठे यात्रियों को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। जो ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं उसमें करीब करीब 2,500, दोनों ट्रेन की मिला दें, मालगाड़ी में तो चलो कोई यात्री नहीं है, उस पर मट्टी लदा हुआ था। और ये सब जानकारी मुझे सुबह में जब मेरी वाइफ एक सम्स, क्राइम तक के जो सम्स हैं, उनकी रिपोर्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। लेकिन मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ कि उनकी रिपोर्टिंग, चाहे वो जो कहानियाँ क्राइम की सुनाते हैं ना, उसको रात में मत सुना करो तुम। 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो सुनती हो ना, उनको मत सुनो। उनको सुनोगी फिर तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। तो क्राइम की कहानी रात में सुनने वाली नहीं है। क्राइम की कहानी सुनना है तो सुबह में सुनो। ये चीज़ मैं अपने वाइफ को भी बोलता हूँ, और जो भी दोस्त मतलब सम्स तक को सुनते हैं, चाहे जो भी क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं, क्राइम के थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ते हैं, चाहे मूवी देखते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि रात में इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के मूवी मत देखिए। चाहे मेरा बेटा भी अगर इस तरह के मूवी देखता है तो उससे भी मैं यही बोलूँगा कि रात में ये सब चीज़ें सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं है। ये सब चीज़ें आप सुबह में सुन लिया करो, दोपहर में सुन लिया करो, नहीं तो आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी। आप 12 बजे तक, 1 बजे तक उन कहानियों के बारे में, उन कैरेक्टर्स के बारे में इमेजिन करते रहोगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। क्योंकि मैं भी इस तरह की कहानियाँ जवानी के दिनों में काफ़ी पढ़ी है, और मेरी भी नींदें कभी कभी ख़राब हो जाती थी, और मैं रात में 2 बजे तक नोवेल ही पढ़ते जा रहा हूँ। उस समय नोवेल का ज़माना था और घर में टीवी भी नहीं होते थे, तो नोवेल आसानी से 20-30 रुपया में मिल जाते थे। तो वेद प्रकाश और गुलशन नंदा और कई इस तरह के नोवेल में पढ़ता था। एनीवे, तो सबसे पहले रिपोर्टर लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस तरह से आप लोग इतने चिल्लम चिल्ली करके यार इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की दुखद जो खबरें हैं ना, उस तरह की खबरों को आप थोड़ी सी शालीनता के साथ, थोड़ी सी संवेदना के साथ, थोड़ी सी जो मानवता होती है, मानवता का जो मूल्य होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आप इस तरह की रिपोर्टिंग कीजिए। और उसके बाद दोस्तों, जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरे ट्रैक से आ रहा हूँ, दूसरे रूट से आ रहा हूँ, तो मुझे फिर उनको फिर से अगेन मैं रिप्लाई करना चाहता था, और फिर मेरे पास शब्दों की कमी पड़ने लगी कि मैं क्या लिखूं। जैसे कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा, गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये गॉड ब्लेस यू लिखने के बाद मैं सोचने लगा कि यार कैसे मैं लिख दूं ये गॉड ब्लेस यू, मेरा बोलने का मतलब क्या है। मतलब पहले तो मैं कौन हूँ जो उनको लिखूं कि गॉड ब्लेस यू, लेकिन और इस स्थिति में कैसे ये मैं लिखूं कि आप, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपके ऊपर कृपा करे, गॉड ब्लेस यू। और भगवान अगर ब्लेस करेगा तो वो ब्लेस सिर्फ मेरे दोस्त के ऊपर ही क्यों करेगा। मैं थोड़ा सा यार हर एक चीज़ के पीछे ना थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने लगता हूँ। इवन गॉड हो चाहे कोई भी हो, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, भगवान, भाग, किस्मत, हर एक चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने लगता हूँ कि ये लॉजिकली सही है क्या। तो मुझे फिर अपने स्टेटमेंट को मिटाना पड़ा। गॉड ब्लेस यू मैं नहीं लिखा, कैसे लिखूँ। गॉड अगर ब्लेस करेगा तो मेरे सिर्फ एक दोस्त के ऊपर, या जो लोग
बच गए, जो लोग उस रास्ते से नहीं गए, क्या उनके ही ऊपर सिर्फ गॉड ब्लेस करेगा? जो लोग उस रास्ते से गुजरे उनके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं है। लेकिन मेरी समझ से, मेरी अनुभव से पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, गॉड की जो ब्लेसिंग्स है ना वो सबके ऊपर होती है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स नहीं होती है। और इसलिए मैंने फिर अपने स्टेटमेंट को कट किया और मैंने उनको लिखा कि जानकर खुशी हुई। एक खुशी शब्द भी लिखने में मुझे लग रहा था कि कैसे लिख दूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप भी सोचेंगे कि आखिर किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, तो मैंने यही लिखा कि जानकर खुशी हुई, आप अच्छे से आइए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी धर्म, दर्शन, अध्यात्म, भाग्य, किस्मत, भगवान की बात किया, इवन सुबह में मेरी वाइफ भी बोलने लगी कि देखो ना लोगों का कैसा भाग्य होगा कि उस ट्रेन में, मतलब जो लोग जसवंतपुर में आ रहे थे वो ट्रेन भी शायद 2-3 घंटे लेट हुई और इसलिए उस टाइम पर उस पॉइंट पे पहुंची और इसलिए वो ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें मतलब सैकड़ों लोग मारे गए। तो मेरा वाइफ का कहने का मतलब यही था कि उसमें भी जो बैठे यात्री थे उनका भी भाग्य किस्मत अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये भाग्य, किस्मत, भगवान की बातें, दुर्घटना हो जाती है, एरोप्लेन में दुर्घटना हो जाती है, इसमें भगवान का क्या रोल है? क्योंकि मैं भगवान का रोल के बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ दोस्तों। अध्यात्म तो भगवान के ही बारे में बात करता है ना, धर्म, दर्शन, तो मैं भगवान के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। और दोस्तों, मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि चाहे लाइफ में हो, चाहे इस पृथ्वी पे हो, चाहे इस ब्रह्मांड में हो, इस तरह की कोई दुर्घटना हो, भगवान कभी भी किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं करता है और नहीं करना चाहता है। तो आप अब यह कहोगे कि ये दुर्घटना फिर कैसे हुई? इस तरह की कोई भी दुर्घटना दोस्तों आदमी के गलती के वजह से होती है, ठीक है? चाहे वो आदमी के दिमाग की वजह से गलती हो, चाहे कुछ टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से गलती हो, लेकिन इस तरह की जो भी दुर्घटना होती है वो सब आदमी की ही गलती से होती है। जैसे कि यहाँ पर आप, जैसा कि शम्स बता रहे थे कि इसमें 3 तरह की या 4 तरह का बातें आ रही है। एक बात यह है कि कोरोमंडल उस प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली नहीं थी और काफ़ी स्पीड में जा रही थी, लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही थी। तो रेल की जो पटरी है वो उखड़ गई, दो पटरी शायद उखड़ गई और जिसके वजह से ट्रेन इम्बैलेंस हुई और जाकर मालगाड़ी से टक्कर हो गई। और जो कोरोमंडल की जो 2 बोगी है वो आ रही जो जसवंतपुर ट्रेन थी उससे जाके इनकी 2 बोगी उड़कर जाके उस ट्रेन से टकरा गई और वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि जो मालगाड़ी थी वो इसी ट्रैक पे थी, जो कि जिसमें सिग्नल मेंटेनर की गलती है, जो ट्रैफिक कंट्रोलर की, जो रेलवे की जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं उनकी सिग्नल देने में गलती है, उसके वजह से गलती हो सकती है। और तीसरी गलती यह हो सकती है कि जो कोरोमंडल का ड्राइवर है वो हो सकता है कि पूरे होशो हवास में गाड़ी ना चला रहा हो सकता है उसको झपकी लग गई होगी और वो जाके धक्का मार दिया हो मालगाड़ी को। तो इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो एक रक्षा कवच, रक्षा सिस्टम जो रेलवे मिनिस्टर साहब कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, कुछ महीनों पहले बात कर रहे थे कि कुछ इस तरह का हम लोग ऐसा सिस्टम तैयार किए हैं जिसमें कि अगर एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ भी जाती हैं तो कुछ 3 किलोमीटर पहले ही दोनों ट्रेनें धीरे धीरे ब्रेक लगाकर रुक जाएंगी। चाहे उस स्थिति में ड्राइवर सो ही क्यों ना रहा हो, लेकिन दोनों ट्रेन के बीच में एक्सीडेंट नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो सिस्टम भी इस ट्रेन पर नहीं लगी हो। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि या तो ड्राइवर की गलती है या तो सिग्नल मेंटेनर की गलती है, या यह संभावना है कि ट्रेन की जो पटरी है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और उस पर ट्रेन चलाना खतरनाक साबित हो सकता था। तो यह भी एक संभावना है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आदमी से गलती होती है। हम उसको अगर ट्रैक को चेक नहीं करेंगे, जो ड्राइवर है वो अगर नींद में गाड़ी चला रहा है, सिग्नल मेंटेनर जो है वो नींद में सो रहा है, सिग्नल टाइम पे नहीं दे रहा है, तो इस तरह की गलतियों की वजह से ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। या रक्षा कवच जिसकी बात हो रही है, कवच की बात हो रही है, वो कवच लगा देने से वो तो 100% सेफ़ हो जाएगा। वो तो कोई भी ट्रेन सेफ़ हो जाएगी जब इतना वो बेस्ट कवच है कि वो 303 किलोमीटर पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? उस स्थिति में तो यही हो सकता है कि जो ड्राइवर है वो अचानक से नींद में ना चले जाए
और वो गलत ट्रैक पे मत घुस जाए और 2 ट्रेनें एक्सीडेंट। क्योंकि अब अगर 1 मिनट की दूरी पे मालगाड़ी खड़ी है और उस समय वो ड्राइवर ही जानबूझकर या अनजाने में जैसे भी गलत ट्रैक पे चला जाए तो रक्षा कवच भी काम नहीं कर पाएगा। रक्षा कवच के लिए भी तो कम से कम एक मिनिमम डिस्टेंस है ना, 3 किलोमीटर या 300 मीटर जो भी दूरी है, वो दूरी पर ही वो ट्रेन को बचा सकता है। तो उस स्थिति में ड्राइवर की 100% गलती हो जाएगी। एनीवे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार भगवान से कभी कुछ गलती नहीं होती है। इस चीज़ को पहले आप अपने इस दिमाग में रख लो। और इसको मैं साबित करने के लिए यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा साइंस का अध्ययन करो। साइंस का जब आप अध्ययन करोगे, खासकर केमिस्ट्री का अध्ययन करोगे, तो आप इस चीज़ को समझोगे कि जो नेचर है, जो ये ब्रह्मांड है, वो इलेक्ट्रॉन के लेवल पर काम करता है, वो एटम के लेवल पर काम करता है और इलेक्ट्रॉन से कभी कुछ गलती नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के लेवल पर या फोटोन के लेवल पर या एनर्जी के लेवल पर या चार्ज, छोटे छोटे जो एटम्स हैं उस लेवल पर कभी गलती होता ही नहीं है दोस्त। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से गलती से टकरा जाए, ऐसा गलती होता ही नहीं है। इस चीज़ को ना आप अगर समझना चाहते हो तो सिर्फ 12th क्लास तक की केमिस्ट्री जो बुक है ना, सिर्फ 12th क्लास तक की केमिस्ट्री पढ़कर आपके अंदर उस तरह की विजन पैदा हो जाएगी। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करोगे, जिस तरह से आइंस्टीन इमेजिनेशन करते थे, उस तरह से अगर आप कल्पना करते हो ना, तो आप अपने उस कल्पना की शक्ति से आप इलेक्ट्रॉन के बारे में, फोटोन के बारे में, एनर्जी पार्टिकल के बारे में, चार्ज पार्टिकल के बारे में आप आसानी से समझ सकते हो कि इस लेवल पर कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो ये ब्रह्मांड क्या चीज़ से बना है, ये नेचर क्या चीज़ से बना है? उसी इलेक्ट्रॉन, उसी फोटोन, उसी एनर्जी पार्टिकल, उसी से तो बना है। तो इसका मतलब जो सटल लेवल है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर है, जो एटॉमिक लेवल है, जो सब एटॉमिक लेवल है, उस लेवल पे तो यार कुछ भी गलती होता ही नहीं है। तो आपको नहीं समझ में आती है यह बात कि गॉड से कभी कुछ गलती हुआ ही नहीं है आज तक। समझ लो बिग बैंग या उससे पहले जो साइंस बात करता है ना, 13.7 बिलियन ईयर्स बैक, तो उससे भी बैक, कितना भी बैक, इन्फिनिटली बैक चले जाओ और आगे भी इन्फिनिटी आगे चले जाओ, इलेक्ट्रॉन से कभी गलती नहीं होता है, एनर्जी से कभी गलती नहीं होता है। इसलिए गॉड से भी कभी गलती नहीं होता है, क्योंकि गॉड इज मेड अप ऑफ दिस ऑल सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, फोटोन से, एनर्जी पार्टिकल से, चार्ज पार्टिकल से, इन्हीं सब चीज़ों से ये नेचर बना है, ये ब्रह्मांड बना है। और इसी को आप गॉड समझो, यही गॉड है और अदरवाइज गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो धर्म, दर्शन, अध्यात्म ये सब जो बातें करते हैं ना, बहुत सारी बातें, हजारों किताबें लिखी गई है, समझ लो वो सभी किताबें एक तरह से बकवास है। बकवास है, मैं बोल रहा हूँ, वो सभी किताबें बकवास है। इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस नेचर को अगर समझना चाहते हो तो यही गॉड है, यही क्रिएशन गॉड है, अदरवाइज गॉड जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इस गॉड से कभी भी कुछ भी गलती नहीं हुआ है, थोड़ा भी गलती नहीं हुआ है। थोड़ा से थोड़ा, ये बोलते हैं ना, आँख की पपनी, आँख की बाल, सुई की नोक, उस बराबर भी आज तक इस ब्रह्मांड से, इस अस्तित्व से, इस गॉड से गलती नहीं हुई है। तो यहाँ भी जो दुर्घटना हुई है ना, इसमें भाग किस्मत जैसी कोई भी चीज़ मत बात कीजिए, भगवान की भी कोई इसमें गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि लोग, आम आदमी इस तरह से बातें नहीं करते हैं, इस तरह की जब दुर्घटना घटती है तो रेस्ट इन पीस इस तरह के मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं, भाग किस्मत की बातें करना शुरू कर देते हैं, भगवान जिसको जितने दिन की ज़िंदगी लिखी है वो उतना ही दिन जिएगा, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं सोचा कि नहीं, इस बारे में भी मैं अपना विचार ज़रूर रखूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।